कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की राजनीति का एक टॉपिक है जिससे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान की राज्य राजनीति। इसके अंतर्गत हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो दलीय प्रणाली पढ़ेंगे, अर्थात प्रत्येक दल का किस विधानसभा चुनाव में क्या योगदान रहा। साथ ही साथ जनांकीय राजनीतिक जनांकीय देखेंगे, मतलब किस पार्टी को लोगों ने पसंद किया और किस पार्टी को कितना नापसंद किया। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे तो इस टॉपिक के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आता हमारा राजस्थान की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, अर्थात राजस्थान में जो चुनाव हुए थे, चुनाव होना शुरू हुए उसके बाद से लेकर आज तक की स्थिति को देखें तो राजस्थान की राजनीति किन किन चरणों से होकर गुजरी थी। शुरुआत करें तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास प्रजामंडल जो आंदोलन हुए थे उनसे शुरू हुआ था। जो हमारे प्रजामंडल आंदोलन 1931 में जो हमारे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है कपूर चंद्र पाटनी जी के द्वारा, तो तब से हमारे क्या है जो राजनीतिक चेतना का ऑफिशियली विकास को माना जा सकता है। और फिर 1938 में हमारे हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक नैतिक समर्थन दे दिया था प्रजामंडल आंदोलनों को। तो वहां से हम ये मान सकते हैं कि राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। राजस्थान के राजा थे, उन्होंने भी कई प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वे भी इसके दौरान क्या है कि जो हमारे राजनीतिक चेतना का जैसे विकास हो रहा था तो इसके अंदर वो राजस्थान के राजा भी भाग लेना चाहते थे, तो उन्होंने भी कई प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई। लेकिन उन प्रतिनिधि संस्थाओं में जनप्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब जनता के द्वारा चुने गए नेता नहीं थे। राजा क्या करते थे, अपने जो भी सगे संबंधी या रिश्तेदार होते थे उनको उन समितियों का अध्यक्ष या बड़े बड़े पदों पर रखते थे, इसलिए जनता ने उनको नापसंद कर दिया। इसलिए समय के साथ वो जो संस्थाएं राजाओं के द्वारा बनाई गई थी वे सफल नहीं हो पाई। अब इसी तरह से देखें तो हमारे बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने 1913 में बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। किसकी? बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी 1913 में। बाद में कालांतर में टोंक, उदयपुर, जयपुर में भी इसी तरह के प्रतिनिधि सभा बनाने की प्रयास किए गए। 1945 में जयपुर में दो सदनीय विधानमंडल जो था, एक तो हमारी धारा सभा, दूसरी प्रतिनिधि सभा, ये बनाई गई। 1945 में क्या जयपुर में दो सदनीय विधानमंडल बनाया गया, एक तो हमारे धारा सभा था और एक प्रतिनिधि सभा। जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसी तरह से हमारे धारा सभा और प्रतिनिधि सभा बनाएगी। कहाँ पे? जयपुर में। याद रखेंगे कब? 1945 में। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पहली उत्तरदायी सरकार की बात करें तो कहाँ स्थापित की गई, तो इसकी स्थापना हमारे शाहपुरा, जो हमारा ठिकाना था शाहपुरा रियासती, उसके अंदर हुई थी। क्या? शाहपुरा रियासती। आपको ये पता होना चाहिए, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय हमारे 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। उनमें से एक रियासत हमारी कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। तो राजस्थान में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना हमारे शाहपुरा रियासत में हुई थी। और वहाँ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा को। किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा को। इसी वजह से हमारे दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा बने थे। दूसरे चरण में कौन बने हमारे प्रधानमंत्री? गोकुललाल असावा बने थे। क्यों? क्योंकि शाहपुरा के पहले प्रधानमंत्री भी वही थे। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा तो आज़ादी के बाद की बात आती है। जब राजस्थान आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के बाद जहाँ विभिन्न राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, क्या सभी राज्यों में क्या कांग्रेस की सरकारें बनती है और कांग्रेस का एक लंबे समय तक एक छत्र राज रहता है। लेकिन राजस्थान में क्या आज़ादी से पहले कांग्रेस की अनुपस्थिति थी, मतलब कांग्रेस अपने जितने भी अधिवेशन है, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन क्या है राजस्थान में हुआ। केवल आपने एक ही अधिवेशन सुना होगा जो आज़ादी के बाद अधिवेशन हुआ था, जो हमारे पट्टाभी सीतारामैया जी के अध्यक्षता में हुआ था। वो हमारे कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। नहीं तो आज़ादी से पहले कितने अधिवेशन हुए होंगे, उनमें से एक भी अधिवेशन राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ। इसी वजह से राजस्थान में क्या कांग्रेस की अनुपस्थिति को माना गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सामंत थे राजस्थान के, तो सामंतों की राजस्थान में एक कड़ी पकड़ थी। क्या सामंतों ने राजस्थान में एक कड़ी पकड़ जमा रखी थी, इस वजह से कांग्रेस
राजस्थान में अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाई। सामंतों ने गैर कांग्रेसी जितनी भी पार्टियां थी उनको अपना समर्थन दिया। तो दूसरी पार्टियां थी उनको अपना समर्थन दिया किसने? सामंतों ने, जिनमें भारतीय जनसंघ, रामराज परिषद खास पार्टियां थी। खास पार्टियों की बात करें कौन कौन सी थी? भारतीय जनसंघ और रामराज परिषद क्या खास पार्टियां थी जिनको राजस्थान के सामंतों ने अपना समर्थन दिया। विपक्ष के विभाजित होने के कारण अब बात करते हैं विपक्ष जितने भी सामंत थे ये अलग अलग पार्टियों को अपना अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन इसी वजह से क्या शुरुआती 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रहती है। क्यों? क्योंकि विपक्ष एक साथ नहीं आता है और सीटें बंट जाती है। इस वजह से कांग्रेस अपना बहुमत सिद्ध कर पाती है और शुरुआती 3 विधानसभा चुनाव की देखें तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल भी हो जाती है। वही 1967 के चुनावों की बात करें तो उनमें विपक्ष एक साथ आ जाता है। 1967 के चुनावों में विपक्ष एक साथ आ जाता है, इस वजह से कांग्रेस के लिए खतरा उत्पन्न होता है और राज्य में क्या पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 1967 में पहली बार क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र में हमारे कांग्रेस की सरकार थी। अब पहले ऐसा होता था केंद्र में यदि अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो केंद्र वाली सरकार क्या राज्य की सरकार को दूसरी सरकार होती थी उसको बर्खास्त कर देती थी और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। तो इसी तरह हुआ राजस्थान में भी। तो राजस्थान में जैसे ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, क्यों? क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाती है, तो केंद्र सरकार में जो कांग्रेस थी वो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा देती है। 1977 में बिहार जनता पार्टी की लहर के कारण 1977 तक आते आते क्योंकि उस समय हमारा आपातकाल खत्म हुआ ही था, तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तो राजस्थान के अंदर भी क्या होता है? जनता पार्टी की लहर होती है। इसी वजह से भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद 90 के दशक में जाके राज्य की राजनीति में संक्रमण काल रहा तथा कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये बात बता रहे हैं आपको। इस संक्रमण काल की बात करें तो पहले तो क्या था हमारा 1967 तक क्या रहा, 1952 से लेके 1977 तक क्या रहा? एक छत्र राज रहा था। किसका? हमारे कांग्रेस का एक छत्र राज रहता है। फिर 1977 से लेके और 1980 तक 82-82 तक संक्रमण का काल रहता है। फिर जो विपक्षी पार्टियां होती है तो गठबंधन की सरकारें बनती हैं हमारे 1992 तक, और 1992 से फिर क्या होता है कि द्विदलीय शासन होता है। द्विदलीय शासन का मतलब कि पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी। तो पिछले 25 साल में इसी तरह से चल रहा है कि अभी जैसे बीजेपी है तो उससे पिछली कांग्रेस, तो इस तरह द्विदलीय शासन चल रहा है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार आती है भैरों सिंह शेखावत की 1977 में पहली बार। फिर बात करें 20वीं शताब्दी के आने से लेकर अब तक राज्य में दो दलीय जो प्रणाली है वो स्थापित हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा एक प्रमुख दलों के रूप में स्थापित है। बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य की राजनीति को जहां सामंतों ने प्रभावित किया, कांग्रेस के द्वारा किए गए जो भूमि सुधार थे और अन्य सामाजिक सुधार थे, इनके कारण सामंत वर्ग कांग्रेस के खिलाफ ही रहा था। अब मेन बात यही थी कि सामंतों के द्वारा कांग्रेस का विरोध शुरुआत में क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत में किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, तो इस वजह से क्या है जो सामंत थे उनकी जो जमीनें थी वो उनसे छीन के गरीब लोगों में बांटे गए, तो सामंत लोग इस वजह से दुखी थे। इसी वजह से क्या है उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा शुरुआत में भूमि सुधार काफी बड़े स्तर पर लागू किए गए। वहीं राज्य के विभिन्न किसान जातियों ने कांग्रेस का साथ दिया, जैसे हमारी जाट, वैष्णव, सिरवी, गुर्जर, इस तरह जो किसान जातियां थी इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। फिर आती है हमारे मंडल कमीशन की सिफारिशें। 1980 के दशक में क्या होता है कि मंडल कमीशन का गठन किया जाता है, जो ये तय करता है कि जो हमारे ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो हमारे शैक्षणिक और जो ये मान लीजिए शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनका तय करना था कि किस स्तर तक पिछड़े हुए हैं। तो हमारे मंडल कमीशन का गठन होता है जिसकी सिफारिशें आती है। 1990-92 के आसपास इसकी सिफारिशें आती है। तो जैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिशें आती है तो हमारे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसको आरक्षण दिया जाता है। क्या होता है? आरक्षण मिल जाता है। अब आरक्षण मिलने के कारण ओबीसी के रूप में एक नया वोट बैंक, सशक्त वोट बैंक क्या है उभर कर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मंडल कमीशन था, तो मंडल कमीशन तो ये चाहता था कि लगभग 52% आरक्षण दिया जाए। कितना?
52%, लेकिन 52% देना तो संभव नहीं था। इसलिए क्या है, इसको घटा करके कितना 27% कर दिया गया। कितना 27% कर दिया गया। लेकिन ये राजनीति के अंदर नहीं था, ये अन्य क्षेत्रों के अंदर था, जैसे हमारी नौकरियां होती है या फिर हमारी शिक्षा की जो सीटें होती है। तो ऐसे करके इन सीटों के अंदर हमारे 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। इसी वजह से क्या है, जो अन्य पार्टियां थी हमारी, जैसे बीजेपी थी और जो दूसरी पार्टियां थी, इन्होंने क्या है, इस चीज़ को बढ़ावा दिया और जो कांग्रेस का प्रभाव क्या है पूरे देश में कम होता है। राजस्थान में भी इसी वजह से कांग्रेस का प्रभाव कम होता है। राज्य की राजनीति है, उसमें जाति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या जाति भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न केवल जाति के आधार पर वोट दिए जाते हैं, बल्कि पार्टी के द्वारा भी उम्मीदवारों का चयन भी जाति के आधार पर ही किया जाता है। यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या भी जाति के आधार पर तय की जाती है कि किस पार्टी के अंदर कौन से मंत्री बनेंगे। तो ये तय किया जाता है कि कौन सी जाति के सदस्य उसके अंदर आए हैं। राज्य की राजनीति में क्षेत्रवाद ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान में जो कई राज्यों के अंदर चल रही है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों के अंदर भारत आदिवासी पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रभाव जमाया है। तो इन क्षेत्रों के अंदर काफ़ी अच्छा कर रही है। तो वैसे ही क्या है, बहुत सारी पार्टी है, जैसे हमारे CPIM है, वह हमारे नॉर्थ के जो हमारे ज़िले हैं, जैसे हनुमानगढ़, डूंगर, वो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उन क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जैसे हमारे बसपा है, ये हमारे ईस्ट के, जैसे हमारे करौली, भरतपुर, इन क्षेत्रों के अंदर कार्य कर रही है। तो ऐसे करके हमारे क्षेत्रवाद भी काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो राज्य की राजनीति में क्षेत्रवाद ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रभावशाली नेताओं के कारण वोट बैंक इधर उधर होता रहता है। क्यों? क्योंकि कभी कोई नेता उभर के आता है, कभी दूसरा नेता उभर के आता है। इस वजह से वोट बैंक इधर उधर होता रहता है। हाई कोर्ट का भी इसमें कई बार फर्क पड़ा है। शुरुआत में देखें तो हाई कोर्ट की जो अस्थायी पीठ थी हमारे जयपुर में, तो 1958 में उसको समाप्त कर दिया गया। तो हमारे क्या, आपको ये तो पता ही होगा कि हाई कोर्ट की 2 पीठ थी। एक तो मुख्य पीठ तो हमारे जोधपुर में थी, और जो हमारे अस्थायी पीठ थी ये हमारे जयपुर में थी। तो 1958 में ये अस्थायी पीठ थी जयपुर की, इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह पूरे राजस्थान राज्य ने एक साथ देखा कि जैसे जयपुर की पीठ समाप्त होती है तो जयपुर और जोधपुर में एक विवाद बन जाता है कि राजनीति का केंद्र क्या होगा, जयपुर होगा या जोधपुर। तो राज्य की राजनीति साफ साफ जयपुर और जोधपुर गुटों में बट गई। अब आपको ये भी पता होगा, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जोधपुर से जीतते हैं। लेकिन आखिर में 1976 में जयपुर में हाई कोर्ट की एक स्थायी पीठ बना दी गई। क्या जयपुर में हमारे हाई कोर्ट की एक स्थायी पीठ बना दी जाती है। हम ये देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति को किन किन चीज़ों ने कौन कौन से स्तर पर प्रभावित किया, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 1976 में जयपुर में हाई कोर्ट की एक स्थायी पीठ बना दी जाती है। अब बात करें गाँवों का क्या असर पड़ता चुनाव में। तो राज्य की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था। क्या भाई, राजस्थान की जनसंख्या में क्या ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट सबसे ज़्यादा था, इसलिए गाँव की राजनीति ने भी राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। क्या गाँव की राजनीति ने भी क्या किया, राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। क्योंकि किसान जातियाँ प्रारंभ में कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। जो किसान जातियाँ थी तो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया था शुरुआती चरणों में। इसलिए शुरुआती दौर में कांग्रेस अपनी सरकारें बनाने में सफल रही। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस के को एक छत्र या एक मुश्त मतदान करता था। इस वजह से कांग्रेस अपनी सरकारें बनाने में सफल रही। इसी कारण शुरुआती दौर में सरकार की नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा केंद्रित रही। जैसे सरकार ने किसानों पर या कृषि पर अधिक ध्यान दिया, जागीरदारी जो उन्मूलन किया, राज्य में कई सुधार किए गए। तो ऐसे करके बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी प्रारंभिक दौर में कांग्रेस के साथ ही रही। क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी प्रारंभिक दौर में कांग्रेस के साथ रही, लेकिन इनमें राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाया। इन्होंने शुरुआत में कांग्रेस का खूब साथ दिया, लेकिन कांग्रेस या किसी भी पार्टी की मान सकते हैं, तो पार्टियों की वजह से इनके अंदर क्या है, राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको केवल एक वोट बैंक माना गया। अतः कभी भी इनमें से कोई एक बड़ा नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आया। केवल एक माने तो हमारे जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं, जो राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, और वो कब बने थे? 1980 में पहली बार। उनको छोड़ दें तो कोई भी एक बड़ा नेतृत्व हमारे SC ST से निकलकर नहीं आया राजस्थान में। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान की राजनीति महिलाओं और युवाओं
के द्वारा भी प्रभावित की जाती है। जो वर्तमान की राजस्थान की राजनीति है ये महिलाओं और युवाओं के द्वारा भी प्रभावित की जाती है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी। तो वसुंधरा राजे बनने के कारण महिलाओं का झुकाव भी भाजपा की तरफ हुआ। क्या होता है? महिलाओं का झुकाव भाजपा की तरफ होता है। इसलिए वर्तमान में विभिन्न सरकारों के द्वारा युवाओं और महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं बनाई जाती है, ताकि जो ये वर्ग है, युवा वर्ग और महिला वर्ग है, उनका रुझान उन पार्टियों की तरफ हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए योजनाएं बनाई जाती है। राज्य की राजनीति में अलग अलग समय में सोशल इंजीनियरिंग भी हावी रही है। क्या? सोशल इंजीनियरिंग मतलब कुछ जाति समुदायों को एक साथ जोड़ा जाता है और एक साथ जोड़कर उन जाति समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उनके वोट प्राप्त हो सके। तो ऐसा देखा गया चौथी विधानसभा के समय, जब चौथी विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने एक फॉर्मूला दिया था जिसे कहते हैं अजगर फॉर्मूला। कौन सा? अजगर फॉर्मूला, जिसमें ऐसे अहीर जैसे जाट, ये नाट नहीं, ये जाट है, ये जाट है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया तो आप याद रखेंगे जाट। तो अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, तो अजगर फॉर्मूला है, ये हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने चौथी विधानसभा चुनाव हुए थे हमारे राजस्थान के उस समय दिया था। तो इन चार जो जाति समुदाय थे इन पर विशेष ध्यान दिया गया था और राज्य के वोटों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। 2003 में भी ऐसा हुआ जब हमारे वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी। उस समय क्या हुआ था, जो हमारे भैरव सिंह शेखावत जी थे, ये वैसे मुख्यमंत्री बनते लेकिन इनको क्या है, उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। और उपराष्ट्रपति बनने के कारण क्या है कि सरकार के मुख्य दावेदार कौन बन जाते हैं? हमारे वसुंधरा राजे जी। तो 2003 में के चुनाव में वसुंधरा राजे के द्वारा विभिन्न जातियों के साथ उन्होंने अपने व्यक्तिगत परिवारवादी संबंध बताए। तो उन्होंने कई जातियों के साथ बताया कि हमारे दादा उनसे संबंधित थे, हमारे नाना उससे संबंधित थे, और अपने हमारे मित्र, तो बहुत सारी जातियों से अपने रिश्ते बताए और बहुत सारे वोटों को भाजपा की तरफ मोड़ दिया ऐसा करके। फिर आते हैं हमारे मुस्लिम और दलित। मुस्लिम और दलितों की बात करें तो मुस्लिम तथा दलित जातियों का झुकाव कांग्रेस के पक्ष में बना रहा, लेकिन अब राजनीति चेतना के विकास के कारण यह एक दबाव समूह के रूप में ही काम करता है। जब हमारा दलित और मुस्लिम समुदाय है तो राजनीति चेतना इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए दबाव समूह के रूप में काम करते हैं और जो इनके पक्ष में बना के उनकी कोशिश करते हैं चुनावों को। आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के बाद राज्य एकीकरण हुआ। उस समय हमारे हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास ये हमारे मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार थे कि दोनों में से किसी ने एक को तो मुख्यमंत्री बनाया जाना है। कौन कौन? हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास। लेकिन वल्लभ भाई पटेल साहब कहते हैं कि भैया जयनारायण व्यास को कि तो आप थोड़ा दबिए, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वैसे भी आपको पता हो चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें इन चरणों के दौरान क्या है प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? ये हमारे चौथे चरण से मान लीजिए, चौथे और पाँचवें चरण में हमारे प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि आप मत बनिए, हीरालाल शास्त्री चल रहे हैं, इन्हीं को मुख्यमंत्री बन दीजिए। तो हमारे वल्लभ भाई पटेल के समर्थन की वजह से हीरालाल शास्त्री राज्य के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुए थे। लेकिन जो हमारा जयनारायण व्यास का गुट था, गुट का मतलब उनके जो समर्थक, जो विधायक थे, ये सब क्या इस चीज़ का खास विरोध करने लगे। अब जब ज़्यादा विरोध होने लगा तो हीरालाल शास्त्री ने कहा कि भैया ये तुम्हारा मुख्यमंत्री पद समझो, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतने लालची नहीं थे जितने हमारे जयनारायण व्यास जी के लिए बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने लालायित थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने हीरालाल शास्त्री का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, तो हीरालाल शास्त्री ने पद को छोड़ दिया। तो फिर उनको हटने के बाद उसके बाद भी हमारे जो जयनारायण व्यास जी है इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। और एक सिविल सर्वेंट है CS वेंकटाचार्य, जो कि हमारे ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, उनको मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। थोड़े समय के बाद वेंकटाचार्य को हटा करके जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब इसी दौरान आ जाते हैं हमारे पहले विधानसभा चुनाव। तो शुरुआत करते हैं हमारे विधानसभा चुनाव की। पहले विधानसभा चुनाव आते हैं हमारे 1952 से 1957 के बीच में। इस समय क्या हमारी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 160। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 160, जिसमें क्या 16 सीटों पर एक सामान्य वर्ग का और एक अनुसूचित जाति का सदस्य बनाया जाता था, और 4 सीटों पर एक सामान्य वर्ग का और एक ST का सदस्य बनाया जाता था। और आप सोचेंगे कि ये कैसी बात है कि
16 सीटों पर सामान्य वर्ग का और अनुसूचित जाति का और 4 सीटों पर सामान्य वर्ग का और एसटी का। तो इसका मतलब क्या है? तो उस समय क्या हुआ था कि यदि आपको पता हो कि 1932 का जो सांप्रदायिक पंचायत दिया गया था, क्या किया गया था? सांप्रदायिक पंचायत दिया गया था। सांप्रदायिक पंचायत में ये तय किया गया कि हमारा एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाएगा सीटों के रूप में। क्या सीटों के रूप में आरक्षण दिया जाएगा? अब इनमें क्या एक आरक्षण की व्यवस्था तो शुरू की गई नहीं, क्या इसमें आरक्षण की व्यवस्था शुरू नहीं की गई? तो इसलिए क्या किया गया कि 16 सीटें तय की गई। क्या 16 सीटें राजस्थान की तय की गई, जिसमें क्या है मतलब 16 जगह तय की गई, जहाँ पे क्या है कि एक तो जनरल का होगा आदमी और एक एससी का होगा। तो 2 व्यक्ति खड़े होते हैं एक साथ। क्या होता है? 2 व्यक्ति खड़े होते हैं एक साथ, जिसमें एक तो एससी का भी जीतेगा और एक जनरल का भी जीतेगा। क्या? तो 16 जगह ऐसी थी जहाँ पे एक तो एससी का है और एक जनरल का, और 4 जगह ऐसी थी जहाँ पे एक जनरल का है और एक एसटी का है। तो ऐसे करके 20 सीट तय की गई थी। कितनी? 20 सीट तय की गई थी, जिसमें 16 तो एससी के और 4 एसटी के थे। अब ऐसे हमारे हर विधानसभा के अंदर चला था कि जब मतलब एक ही जगह पे मतलब 16 जगह पे तो एक एससी का और एक जनरल का, और 4 जगह पे एक एसटी का और एक जनरल का। तो इस तरह 2 सीटें होती थी। अब ये वाली व्यवस्था क्या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। ये जो हमारी एक ही सीट पर 2-2 जने खड़े हो रहे हैं, ये वाली व्यवस्था चल नहीं पाई। तो पहले प्रथम विधानसभा चुनाव के समय कुछ विधानसभा सीटों पर 2 उम्मीदवारों का चयन किया जाता था, जिसे 1961 के परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद बंद कर दिया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई थी। कब? 1961 के परिसीमन आयोग की सिफारिश आते हैं उसके बाद में। इस चुनाव में कांग्रेस को तो 82 सीटें, रामराज परिषद को 24, जनसंघ को 3, निर्दलीय 35, कृषिकार लोक पार्टी को 7, हिंदू महासभा को 2, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी को 2 सीटें मिली। तो आप देख सकते हैं, तो ये पहली विधानसभा चुनाव होते हैं। टच की बात करते हैं, क्योंकि 81 सीट चाहिए जीतने के लिए और कांग्रेस को कितनी मिलती है? 82 सीट। और राम राज्य परिषद पहली सबसे बड़ी पार्टी बनती है इसके अंदर, क्या जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। आप ये ना सोचें कि निर्दलीय भी को 35 मिली है, क्योंकि निर्दलीय को पार्टी नहीं होती, निर्दलीय तो अलग ही होते हैं। आपने ये भी देखिए कि ऐसा एक ही बार हुआ है कि जिसमें निर्दलीय सीटें कितनी है? 35, और आगे ऐसा फिर नहीं होगा। अब राजनीति की बात करते हैं, राजनीति क्या हुई थी उस समय, तो उसकी बात करें। तो जोधपुर के महाराजा थे उस समय हनुवंत सिंह। क्या जोधपुर के महाराजा थे उस समय कौन थे? हनुवंत सिंह। तो हनुवंत सिंह के कारण मारवाड़ में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। जब चुनाव हुए, तब चुनाव में क्या था कि जो हमारे जयनारायण व्यास है वो काफ़ी ज़्यादा। अब आप एक राजनीति का दूसरा पहलू देखिए। दूसरे पहलू में क्या है? एक तरफ तो हमारे महाराजा हनुवंत सिंह है। क्या? महाराजा हनुवंत सिंह है। अब वो क्या, शुरुआत में जब भारत की आज़ादी हुई थी तो आज़ादी के समय ये तय किया गया था कि कोई भी रियासत या तो पाकिस्तान में मिल सकती है, या फिर हमारे राजस्थान को भारत में मिल सकती है, या फिर स्वतंत्र रह सकती है। तो हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी, कौन सी है? ये हमारी जोधपुर की, जिन्होंने तय किया था कि वो पाकिस्तान में भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय बाद जो मोहम्मद दिल्ली जिन्ना थे, उन्होंने उनको ब्लैंक चेक दिया था। क्या? ब्लैंक चेक में उनको कहा गया कि आप जो भी राशि भरना चाहे, जो भी आपकी शर्तें हैं वो आप बता दीजिए, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे वीपी मेनन साहब थे, तो मेनन साहब ने क्या किया कि उनको हमारे राजस्थान के अंदर मिलाने की कोशिश की, और राजस्थान के अंदर मिल जाते हैं। अब एक बात देखिए, जो हमारे जयनारायण व्यास थे उनके और जो हमारे जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह थे, इन दोनों के कटु संबंध थे। कटु संबंध मतलब ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब जो हमारे जयनारायण व्यास जी थे, ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर मैं एक प्रभावी चेहरा हूँ, चुनाव होंगे, चुनाव के बाद मैं जीत जाऊँगा, जीतने के बाद क्या है कि आपके जो राज है इसको ख़त्म करके मानूंगा। हनुवंत सिंह कहते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि आप जीत जाएंगे, जीत के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मैं पूरी की पूरी ताकत लगाऊंगा और पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आप चुनाव ना जीते। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, रामराज परिषद। क्या? हनुवंत सिंह ने क्या किया? रामराज परिषद बनाई, और जितने भी जगह उनका जो मारवाड़ वाला क्षेत्र था उनमें पूरी कोशिश की कि एक तो खासकर जयनारायण व्यास अपनी सीट पर ना जीत पाए, साथ ही साथ उनके क्षेत्र के अंदर क्या कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ना मिले। तो ये और ऐसा ही होता है कि जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह के कारण क्या मारवाड़ में कांग्रेस को सफलता नहीं मिलती है, और हमारे जो रामराज परिषद है
जो हमारे हरवंश सिंह की जो पार्टी थी रामराज परिषद, वो जीतने में सफल रहती है उस एरिया के अंदर। हीरालाल शास्त्री ने चुनावी नहीं लड़ा, क्यों? क्योंकि आपको ये तो पहले भी देख लिया हमने कि जो हमारे व्यास गुट था वो उनका विरोध करता था। हीरालाल शास्त्री सीधे आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि भैया विरोध के बाद, क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे सारे के सारे, उनको कोई सीटों का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का ऐसा कोई खास मोह नहीं था। उनको यदि ठीक है बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है, वो अलग रह के भी जनता की सेवा करते थे। और जयनारायण व्यास हार गए थे, क्यों? क्योंकि हनुवंश सिंह की वो कहते हैं नाक का विषय बन गया था कि हम जयनारायण व्यास को हरा के ही मानना है, तो उन्होंने उनको हरा दिया और टीकाराम पालीवाल जीत जाते हैं। और टीकाराम पालीवाल को 3 मार्च 1952 को राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब क्या होते हैं कि कुछ सीटों पे दोबारा से उपचुनाव कराए जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं जयनारायण व्यास हार गए तो वो खुन्नस खा गए। क्या जयनारायण व्यास हार गए तो उन्होंने बहुत खुन्नस खा गया कि भैया मैं तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार था, और मुख्यमंत्री बनने की दावेदार तो बहुत दूर की बात है, मैं तो चुनाव ही नहीं जीता। तो सब जगह उनकी बहुत तगड़ी खिल्ली उड़ाएगी कि जो तगड़े दावेदार है वो तो एक चुनाव भी नहीं जीत पाए, तगड़े दावेदारी तो उनकी कैसी मान सकते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो विधायक थे उनसे त्यागपत्र लिया गया और फिर दोबारा से उपचुनाव कराए गए। लेकिन बाद में जयनारायण व्यास क्या है, किशनगढ़ उपचुनाव कराए गए, मतलब बहुत सारी जगह पे उपचुनाव हुए थे, उनमें से एक जगह थी किशनगढ़। उन उपचुनाव में जीत जाते हैं और नवंबर 1952 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और टीकाराम पालीवाल जो मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि ये जो जिद थी हमारे जयनारायण व्यास की कि मुख्यमंत्री बनने की जिद थी, ये सभी को दिखने लगी। तो जयनारायण व्यास क्या जल्दी ही जो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी में अलोकप्रिय हो जाते हैं। तो थोड़े दिनों में कांग्रेस विधायक दल ने व्यास को हटा करके 1954 में मुख्यमंत्री किसे बना देते हैं, मोहनलाल सुखड़िया को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर जयनारायण व्यास कहते हैं कि चलो अपन आंतरिक बात करते हैं, आंतरिक मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बातचीत कर लेते हैं कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो 2 उम्मीदवार बनते हैं, एक तो हमारे मोहनलाल सुखड़िया बनते हैं, एक हमारे जयनारायण व्यास बनते हैं। दोनों के बीच में, कांग्रेस के बीच में वोटिंग कराई जाती है और हमारे मोहनलाल सुखड़िया जयनारायण व्यास को 8 वोटों से हरा देते हैं। ये ना सोचे कि चुनाव कराया गया था, चुनाव नहीं, ये केवल कांग्रेस की पार्टी के अंदर चुनाव हुआ था। अब इस तरह से हमारे जो मोहनलाल सुखड़िया थे राजस्थान के पहले युवा सीएम बनते हैं और लगातार 17 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। अब जो पहली विधानसभा थी, तो पहली विधानसभा में 17 जगहों पर उपचुनाव हुए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि इतनी बार उपचुनाव कहीं भी नहीं कराए गए। 1956 में अजमेर के विलय के बाद 1956 में अजमेर और मेरवाड़ा भी राजस्थान में विलय हो जाता है और सीटों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है, 190 हो जाती है, क्योंकि 30 सीटें किसके पास थी, अजमेर के पास। तो इस तरह 160 सीटें तो पहले राजस्थान में थी, 30 सीटें बढ़ने के बाद 190 हो जाती है। मोहनलाल सुखड़िया सरकार में कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया गया, जो पहली राजस्थान की पहली मंत्री थी। क्या राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? हमारी कमला बेनीवाल, जो उप मंत्री बनी। तो इसी तरह फिर आती है हमारी दूसरी विधानसभा चुनाव। दूसरी विधानसभा चुनाव जो 1957 से 1962 तक रही, उसके बारे में बात करें तो चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया। क्यों? क्योंकि अजमेर अभी भी जुड़ा ही था और सीटों की संख्या चेंज करके कितनी कर दी गई, 176 कर दी गई। इसमें 27 सीटों पर सामान्य अनुसूचित जाति दोनों के सदस्य हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि कई क्षेत्र ऐसे थे जिन पर 2-2 व्यक्ति कैंडिडेट खड़े होते थे और 2-2 कैंडिडेट ही जीतते थे। तो 27 सीटें तो ऐसी थी जिसपे क्या क्या कहते हैं SC और जनरल की थी, और 12 सीटों पर ST और जनरल की थी। 12 और 27 आप याद रखेंगे, क्योंकि पहले तो 4 ही थी, अब कितनी हुई, 12 ST की, और वो उसमें SC की कितनी थी, 16। तो इस तरह से सीटें चेंज हो जाती है। 12 सीटों पर ST के सदस्य होते थे। इन चुनावों में कांग्रेस को 119 सीटें, रामराज परिषद को 17, भारतीय जनसंघ को 6, CPI को 1, प्रजा समाजवादी दल को 1 सीट, निर्दलीय को 32 सीटें मिलती है। राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं कौन, मोहनलाल सुखड़िया। इसी तरह तीसरी विधानसभा आती है, मैंने 1962 से 1967 तक की तीसरी विधानसभा आती है। इस बार क्या 2 सदस्य क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया, जो मैंने आपको बताया था, एक ही जगह से 2-2 सदस्य खड़े होते थे और जीतते थे।
तो इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्र पार्टी के रूप में एक राज्य में एक नया दल उभर के आता है। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी के रूप में एक नया दल उभर के आता है, जिससे ये राजस्थान के जो राजा थे और सामंत थे उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो स्वतंत्र पार्टी थी, तो स्वतंत्र पार्टी को किसने समर्थन दिया? राजाओं ने और सामंतों ने। स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कौन कर रही थी? जयपुर की महारानी गायत्री देवी, वो इनका समर्थन कर रही थी। भारतीय जनसंघ का भी प्रभाव बढ़ता है। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हमारे भैरव सिंह शेखावत। तो दो हमारे मेन लीडर बन जाते विपक्ष के, एक तो हमारी गायत्री देवी थी और एक थे हमारे भैरव सिंह शेखावत। गायत्री देवी तो हमारी स्वतंत्र पार्टी को देख रही थी, साथ ही साथ हमारे भैरव सिंह शेखावत किनको देख रहे थे? भारतीय जनसंघ को। कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव के अंदर 83 सीट मिलती है। कितनी? 83 सीट मिलती है। स्वतंत्र पार्टी को 36, भारतीय जनसंघ को 15, आरआरपी को 3, निर्दलीय 32 सीटें, सीपीआई, एसपी-एसडी ये जो पार्टी थी इनको 2 सीटें मिलती हैं और मोहनलाल सुखड़िया तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी दौरान फिर आते हैं हमारे चौथी विधानसभा। क्या आते हैं? चौथी विधानसभा 1967 से 1972 तक। अब क्या सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 184 कर दी जाती है। 176 से बढ़ा के कितनी हो गई? 184। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ इन चुनावों में अधिक सफलता मिलती है। इन चुनाव में क्या होता है? स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ दोनों को मिलके क्या बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। कांग्रेस का पहली बार जो बहुमत है वो भी नहीं जुटा पाती है। कांग्रेस क्या होता है? पहली बार बहुमत भी जुटा नहीं पाती है, उसे 89 सीट मिलती है। क्योंकि जीतने के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? हमारे 93 सीट चाहिए थी, लेकिन उसे 89 ही सीट मिलती, 4 सीट कम मिलती है। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ जिन्हें क्रमशः 49 और 22 सीटें मिली थी, तो उन्होंने क्या किया? डूंगरपुर के महाराजा थे हमारे कौन? महारावल लक्ष्मण सिंह, उनके नेतृत्व में कहा कि यदि हम सरकार बनाते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह तो उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया। तो केंद्र सरकार को लगा कि पहली बार क्या है, जो हमारी गैर कांग्रेसी सरकार बन सकती है, तो उन्होंने राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जो बहुत गलत था। लेकिन गलत है तो क्या कहें, उस समय ऐसा ही चलता था। मतलब कहीं भी जो केंद्र में और राज्य में यदि विभेद होता है पार्टियों का, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। पंजाब में तो काफ़ी समय तक राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन के कारण मोहनलाल सुखड़िया बहुमत प्राप्त करने में दोबारा से सफल होते हैं और चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बनाए गए थे। आप याद रखेंगे, जो हमारी चौथी विधानसभा थी इसी में पहली बार राज्य मंत्री बने थे और संसदीय सचिव बनाए गए थे। 1971 में मोहनलाल सुखड़िया इस्तीफा दे देते हैं और मुख्यमंत्री किन्हें बनाया जाता है? बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी का अर्जगर फॉर्मूला भी था, ये भी हमारी चौथी विधानसभा के चुनाव के दौरान ही आया था। अब आती है हमारी पांचवी विधानसभा। पांचवी विधानसभा हमारी 1972 से 1977 तक रही। जिसकी बात करें, इसी दौरान क्या हमारे 1971 के अंदर बांग्लादेश युद्ध होता है। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध होता है और भारत के हस्तक्षेप के कारण क्या है, बांग्लादेश एक नया देश बन के उभरता है। इसी वजह से पूरे देश के अंदर क्या कांग्रेस की लहर आ जाती है। कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। इसी वजह से कांग्रेस को 145 सीट मिलती है। बरकतुल्ला खां साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बरकतुल्ला खां साहब का निधन हो जाता है। आप ये ना सोचें राजस्थान में कभी भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बने, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं। वो कौन है? बरकतुल्ला खां साहब। इनकी मृत्यु के बाद हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन चुनावों में स्वतंत्र पार्टी को 11 और जनसंघ को केवल 8 ही सीट मिली थी। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। सरकार चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आपातकाल था, आपातकाल खत्म होता है तो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आती है। उसने राजस्थान राज्य की जो कांग्रेस सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब बात करें सबसे लंबे समय की मुख्यमंत्री के काल की, तो हमारे मोहनलाल सुखड़िया 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। पहले विधानसभा के दौरान 54 से 57, दूसरी विधानसभा में 57 से 62, तीसरी विधानसभा में 62 से 67, बस इसमें 44 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। और चौथी विधानसभा में हमारी 67 से 71। तो इस तरह से 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, 17 सालों तक। 15 साल तक तो हमारे अशोक गहलोत जी भी रह चुके। ये छठी विधानसभा की बात करें 1977 से 1980 तक। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी। केंद्र और राज्य दोनों में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है।
इस तरह राज्य की राजधानी क्या है, देश की मुख्य धारा में जाके मिल जाती है। पहली बार होता है कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, 200 कर दी जाती है। राजस्थान में क्या होता है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 200, जिसमें जनता पार्टी को कितनी 151 सीटें मिलती है। जनता पार्टी के विधायकों में भैरव सिंह शेखावत और मास्टर आदित्येंद्र, इनके बीच में तय करना था कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। किसको, मास्टर आदित्येंद्र और भैरव सिंह शेखावत, इन दोनों में चुनाव करना था कि मुख्यमंत्री कौन बने। जिसमें भैरव सिंह शेखावत को विधायक दल का नेता चुना जाता है और उनको राजस्थान का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस जनता पार्टी को 151 सीट, कांग्रेस को 41 सीटें, सीपीआई को 1, सीपीआईएम को 1 सीट, निर्दलीय को 6 सीट मिलती है। 1980 में केंद्र में क्या था, 1980 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और केंद्र में नई कांग्रेस सरकार बनती है। कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया, राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्या लगा दिया, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा दिया। दूसरा क्या तीसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जैसे करके 3 राष्ट्रपति शासन तो केवल एक जिद की वजह से लग जाते हैं। फिर आती है हमारे 7वीं विधानसभा 1980 से 1985। राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव कराए गए। अचानक मतलब पूरा कार्यकाल भी नहीं हुआ था। 1977 से मतलब 82 तक होता, लेकिन 82 में से पहले राष्ट्रपति शासन लगता है और मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को 131 सीट मिलती है और नई एक पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी उस समय बनी थी, तो उसको 32 सीटें मिलती हैं। जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है राजस्थान का, और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे जगन्नाथ पहाड़िया। थोड़े दिनों बाद पहाड़िया को हटा करके शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर शिवचरण माथुर को भी हटा दिया जाता है और हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इन 5 साल के अंदर कितने मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक क्या होता है कि जो हमारा डीग है, भरतपुर का एक एरिया है डीग, अब तो एक नया जिला बन गया, तो डीग में क्या कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। इस वजह से पुलिस फायरिंग होती है और पुलिस फायरिंग में जो हमारे जयपुर के राजा थे, राजा मानसिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शिवचरण माथुर को हटा करके हीरालाल देवपुरा को वापस मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो केवल 16 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे थे। हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है वापस से। फिर आती है हमारी अगली विधानसभा, कौन सी, 8वीं विधानसभा 1985 से 1990 तक। इस चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस को 113 सीटें, बीजेपी को 37 सीटें मिलती है। उसके बाद दोबारा से हमारे हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या, हरदेव जोशी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। थोड़े दिनों बाद हरदेव जोशी को हटा दिया जाता है और शिवचरण माथुर को वापस से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और हरदेव जोशी को क्या करते हैं, जो हमारे असम है, असम और मेघालय पहले एक ही हुआ करते थे, तो वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद शिवचरण माथुर को भी हटा दिया जाता है और हरदेव जोशी को वापस मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कितनी बार किसको हटा करके किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मतलब संक्रमण का काल चलता है, कोई भी एक मुख्यमंत्री पूरे 5 साल नहीं टिक पा रहा है। फिर आती है हमारे 9वीं विधानसभा 1990 से 1992 तक। इस बार क्या होता है, बीजेपी को 85 सीटें मिलती हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के वो क्या 54 सदस्यों के साथ मिल जाती है और दोनों ने मिलकर क्या है, भैरव सिंह शेखावत को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना देते हैं। बीजेपी की होती 85 सीट, यूनाइटेड दल के जनता दल यूनाइटेड के जेडीयू के 54 सदस्य होते हैं, दोनों मिलते हैं और तय करते हैं कि हम सरकार बना लेते हैं, बन जाती है और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर राम मंदिर आंदोलन होता है, इसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड ने अपना समर्थन वापस ले लिया कि भैया हम आपका साथ नहीं दे सकते। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में कुछ सदस्य तो भैरव सिंह शेखावत का साथ देना चाहते थे और कुछ सदस्य नहीं देना चाहते थे। तो जनता दल यूनाइटेड में फूट पड़ जाती है। तो लेकिन बाद में जनता दल में फूट पड़ गई और शेखावत सरकार वापस बन जाती है। क्यों, क्योंकि उनको वैसे भी थोड़ी सीटें चाहिए थी, केवल 16 सीट चाहिए थी, 16 सीट हमारे जनता दल यूनाइटेड से मिल जाती। फिर बात करते हैं 1992 में। 1992 में बाबरी कांड के कारण क्या होता है कि राजस्थान की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राजस्थान में चौथी बार पहले क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो पहला राष्ट्रपति शासन हमारे 1967 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा 1992 में लगता है। तो इस सरकार के मंत्री थे हमारे ललित किशोर चतुर्वेदी। उन्होंने अयोध्या में कार सेवा में भाग लेने के कारण अपना इस्तीफा दिया था। एक सवाल पूछा गया था, अपना इस्तीफा देना पड़ा था किनको, ललित किशोर चतुर्वेदी को, क्योंकि उन्होंने ये हमारे अयोध्या में कार सेवा में भाग लिया था।
फिर आती है हमारी 10वीं विधानसभा, ये 1993 से 1998 तक रही। भाजपा को इस दौरान 95 सीटें मिलती है। कितनी? 95 सीट मिलती है। लेकिन निर्दलीय विधायकों के सहयोग से शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। निर्दलीय जो हमारे सदस्य थे इनसे जुड़ जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर 11वीं विधानसभा की बात करें 1998 से 2003, तो इन चुनाव में कांग्रेस को अपार सफलता मिलती है और 153 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन? हमारे अशोक गहलोत, पहली बार। फिर आती है हमारी 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 तक। 2003 से 2008 तक 12वीं विधानसभा आती है। भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बन जाने के कारण, क्यों? क्योंकि वैसे तो भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत क्या होते कि उपराष्ट्रपति बन जाते। इस वजह से वसुंधरा राजे भाजपा की नई नेता बनती है। उन्होंने क्या किया? जो महिला सीटें थी, युवा थे, उनको अपनी ओर मोड़ा और 120 सीटों के साथ वसुंधरा राजे ने पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया। 13वीं विधानसभा आती है 2008 से 2013 के बीच में। 2008 से 2013 के बीच में 13वीं विधानसभा आती है। इस विधानसभा में कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। कितनी? कांग्रेस को 96 सीटें मिलती है, लेकिन निर्दलीय और बसपा विधायकों के साथ मिल जाते हैं। अशोक गहलोत साहब राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कितनी? 96 सीटें थी उनके पास, लेकिन आगे बढ़ बढ़ के वो क्या करते हैं? निर्दलीय क्या बसपा विधायकों के साथ मिल जाते हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाते हैं। फिर आते हैं हमारी 14वीं विधानसभा 2013 से 2018 तक। इस चुनाव में 163 सीटों के साथ बीजेपी जीतती है। कितनी? 163 सीटों के साथ बीजेपी जीतती है। क्यों? क्योंकि हमारी तगड़ी लहर होती है। किसकी? बीजेपी की लहर होती है। तो वसुंधरा राजे ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। वसुंधरा राजे ने क्या किया? दूसरी बार क्या मुख्यमंत्री की शपथ ली। 15वीं विधानसभा की बात करें, किसकी? 15वीं विधानसभा की बात करें, एक मिनट। तो 15वीं विधानसभा हमारे 2018 से 2023 तक रही। इसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष हमारे सीपी जोशी जी बनते हैं और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? अशोक गहलोत। कौन बनते हैं? हमारे अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी बनते हैं। विपक्ष के नेता बनते हैं हमारे गुलाब चंद कटारिया। कांग्रेस को फिक्स 100 सीटें मिली, लेकिन बसपा के जो 6 विधायक थे उनको भी कांग्रेस में मिला लिया गया। इस विधानसभा में पहली बार सबसे ज़्यादा सीटें 24 सीटें जीती थी। किन्होंने? महिलाओं ने। तो आप सोच सकते 24 सीटें भी कोई ज़्यादा नहीं है, 12-13% से ज़्यादा नहीं है। हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत क्या 2026 के बाद जब भी परिसीमन आयोग बैठेगा, सीटों का चेंज किया जाएगा। तो जब सीटें चेंज होगी तब महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। बात करते हैं हमारी लेटेस्ट 16वीं विधानसभा की 2023 से 2028 तक। मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री हमारे दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बेरवा जी। विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे कौन? वासुदेव देवनानी जी। टोटल हमारी 200 सीटें। कितनी? 200 सीटें हमारी, जिसमें 119 सीटें तो बीजेपी की है, 166 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें हमारे भारत आदिवासी पार्टी, 2 बसपा की और 8 निर्दलीय। तो हमारी वर्तमान की सीटें। मतदान की बात करें तो कितना हुआ था? 75.45%, जिसमें से 74.72% महिलाओं ने और 74.53% पुरुषों ने वोट डाला। मतलब महिला वोट ज़्यादा रहा। महिला सदस्यों की बात करें तो टोटल 21 महिला सांसद व विधायक हमारे पास, 10 बीजेपी की, 9 कांग्रेस की, 2 स्वतंत्र। विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली। तो वर्तमान तक हम पहुंच गए। कुछ खास तथ्यों की बात करें, आज तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 67 का सबसे छोटा, 77, 80 और 92-93 का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा 92-93 का। कुल सीटों की संख्या 200 थी, 200 है। पहली बार क्या है, छठी विधानसभा चुनाव में 200 सीटें की गई थी। उससे पहले 160 थी। 160 में जब अजमेर जुड़ जाता है राजस्थान के बाद तो 190 सीटें कर दी जाती हैं। फिर दोबारा से परिसीमन आयोग उसको चेंज करते हैं और 176 सीटें करते हैं। 176 सीटें करने के बाद 192 सीट होती है। फिर टोटल कितनी हो जाती है? छठी विधानसभा में हमारी 200 सीटें हो जाती हैं। अब इसमें क्या है, एससी की तो 34 सीटें, मतलब 17%, एससी की तो 34 सीटें, एसटी की 25 सीटें और हमारी जनरल की 141 सीटें। बात करें पहली विधानसभा चुनाव में 3 मुख्यमंत्री बनते हैं, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी
सत्यनारायण व्यास। तो इस तरह आज हमने राजस्थान की राजनीति के सभी चरणों को, सभी विधानसभा चुनावों को पूरा डिटेल से देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।